सिलसिला जारी है। तो रूस यूक्रेन जंग के बीच इस वक्त की बड़ी खबर, 25 दिन से जंग जारी है, यूक्रेन पे हो सकता है परमाणु हमला। बड़ी खबर आपको बता दें, पुतिन ने दिए न्यूक्लियर वॉर ड्रिल के आदेश। ब्रिटेन की कई मीडिया रिपोर्ट में किया गया दावा। बड़ी खबर आपको बता दें, रूस यूक्रेन जंग के बीच इस वक्त की बड़ी खबर, यूक्रेन पे हो सकता है परमाणु हमला। बड़ी खबर आपको बता दें, पुतिन ने दिए न्यूक्लियर वॉर ड्रिल के आदेश। सुरक्षा के लिए पुतिन ने परिवार को भेजा साइबेरिया। यूक्रेन पे हो सकता है परमाणु हमला। बड़ी खबर आपको बता दें, सुरक्षा के लिए पुतिन ने परिवार को साइबेरिया भेज दिया है। यूक्रेनी लोगों ने साबित कर दिया कि वे लड़ना जानते हैं, जेलेंस्की की तरफ से कहा गया। यूक्रेन में अब तक 64 बच्चों सहित 847 नागरिकों की मौत हुई है। बड़ी खबर आपको बता दें, रूस यूक्रेन जंग के बीच इस वक्त की बड़ी खबर, यूक्रेन पे हो सकता है परमाणु हमला। पुतिन ने दिए न्यूक्लियर वॉर ड्रिल के आदेश। सुरक्षा के लिए पुतिन के परिवार को भेजा गया साइबेरिया। यूक्रेनी लोगों ने साबित कर दिया कि वे लड़ना जानते हैं। यूक्रेन में अब तक 64 बच्चों सहित 847 नागरिकों की मौत हो चुकी है। तो यूक्रेन में अब तक 64 बच्चों सहित 847 नागरिकों की मौत। जंग के 25 दिन हो चुके हैं, लेकिन कीव, खार्किव, मारियोपोल जैसे शहर अभी भी रूस के कब्जे में नहीं हैं। दोनों तरफ से जंग जारी है, बार पलटवार का दौर भी जारी है। रूस ने हाइपरसोनिक तक मिसाइलों का और दूसरे तमाम बमों का इस्तेमाल कर लिया है, लेकिन जो खबर अब सामने आ रही है उसके अनुसार यूक्रेन पे परमाणु हमला रूस कर सकता है। और ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद अगर ये हमला होता है तो ऐसा होगा कि पृथ्वी इस प्रकार की तबाही फिर से देखेगी, क्योंकि इससे पहले हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर जापान के अंदर अमेरिका ने परमाणु हमला किया था। लेकिन अब पुतिन ने न्यूक्लियर वॉर ड्रिल के आदेश अपनी सेना को दे दिए हैं। अपने परिवार को साइबेरिया भेज दिया गया है। यूक्रेन पर परमाणु हमला हो सकता है, यह अपने आप में बहुत बड़ी खबर है। जानकारी के लिए डिफेंस एक्सपर्ट्स अनुपम तिवारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सीधा अनुपम का ही रुख करेंगे। अनुपम जी, जय हिंद पहले आपको, और साथ ही साथ अनुपम जी, कैसा संभव है, जंग को 25 दिन हो चुके हैं सर, कोई बड़ा कुछ हाथ पुतिन के लगा नहीं है, परिवार को साइबेरिया पर भेजना और अपनी आर्मी को न्यूक्लियर ड्रिल के आदेश देना 1 महीने के अंदर दूसरी बार ऐसा देखने को मिला है। क्या संकेत मिल रहे हैं सर? देखिए, संकेत अभी स्पष्ट नहीं है राजेश जी। संकेत जो अगर इसके जो भी सिचुएशन आपने अभी डिस्क्राइब करी, अगर उससे कुछ अंदाजा लगाया जाए तो यही हो सकता है कि प्रेसिडेंट पुतिन के अंदर एक तरह का भय अब दिखने लग गया है। वो जिस तरह का उनके ऊपर इकोनॉमिक सैंक्शंस लगाए गए थे और जिस तरह से यूक्रेन से उनको रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है, वो शायद उनकी जो प्लानिंग थी, जो उनकी टैक्टिसेस थी, उन पर कहीं ना कहीं एक करारा आघात हुआ है। और इसी वजह से अब वो अपनी सेफ्टी को लेकर भी चिंतित है और एक बार फिर से इस युद्ध को न्यूक्लियर वॉर की धमकी के माध्यम से एक बार से इसको कंप्लीट करना चाहते हैं। मुझे यही लगता है कि ये सिर्फ और सिर्फ गिरह भक्की है। न्यूक्लियर वॉर का बार बार खतरे का जो दिखावा प्रेसिडेंट पुतिन करते हैं जी, जो बार बार इस तरह के चैलेंजेस को दिखाने की कोशिश करते हैं, वो उनके अंदर की भय को भी दिखाता है। जी अनुपम तिवारी जी, एक सवाल बड़ा अहम है, मैं जानना चाहूंगा। जेलेंस्की की तरफ से पहले कहा गया कि हम नाटो में शामिल नहीं हो सकते, ना हम होना चाहते हैं, उन्होंने वो मांग छोड़ दी। अब जेलेंस्की, कल हमने ये बोलते हुए सुना कि मैं पुतिन के साथ 1-to-1 बातचीत करना चाहता हूं, लेकिन पुतिन उसके लिए तैयार नहीं हो रहे हैं। इसके पीछे की वजह बता पाएंगे कुछ? देखिए, इसके पीछे की वजह एकदम साफ है। जेलेंस्की एक हारी हुई लड़ाई को लंबा खींचना चाहते हैं। वो जानते हैं कि इस युद्ध में अब उनके लिए खास कुछ नहीं बचा है। वो पूरी तरह से अब सिर्फ और सिर्फ सिंपैथी गेन करने की कोशिश कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि प्रेसिडेंट पुतिन को दुनिया के अंदर एक विलन साबित कर दिया जाए, और जिसमें वो काफी हद तक सफल भी रहे हैं। और विलन साबित करने के बाद अब रूस को भी इस इन्वेजन के कुछ हर्जाने भुगतने पड़े, ऐसा जेलेंस्की का प्रयास है। वो बातचीत की बातें तो करते हैं, लेकिन अब वो नेटो की तरफ जाने से में उतनी उत्सुकता नहीं दिखा रहे जितना वो पहले दिखा रहे थे।
नेटो ने उनको जो हथियार मुहैया करवाए हैं, उन हथियारों से वो अच्छी गुरिल्ला वार लड़ रहे हैं। वो अपने देश को मोबिलाइज करने में सफल हो पा रहे हैं। जी। वो जिस तरह स्ट्रीट फाइट्स लड़ रही है, स्ट्रीट फाइटर्स उनके लिए लड़ रहे हैं, वो साफ दर्शाता है कि लगातार नुकसान झेलने के बाद भी जेलेंस्की एक नेता के तौर पर इस पूरे युद्ध में मजबूत हो रहे हैं। देखिए, हमको समझना पड़ेगा कि जेलेंस्की भले ही अपने देश को विनाश के रास्ते पर ले जा चुके हैं, लेकिन एक नेता के तौर पर, एक वैश्विक नेता के तौर पर उन्होंने कुछ चालें ऐसी चली हैं जिससे उनको स्वीकारोक्ति मिल गई है। और ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि बार बार नेटो जब उनके समर्थन में बातें करता है, बार बार उनके लिए तालियां बजाई जाती हैं। यूएनओ हो, यूएनएचआरसी हो या तमाम अन्य संगठन हो, वो जेलेंस्की की प्रशंसा करते हैं। इस तरह से दुनिया को एक मैसेज देने में वो जरूर सफल रहे हैं कि प्रेसिडेंट पुतिन अपनी महत्वाकांक्षा के चलते यूक्रेन को बर्बाद कर रहे हैं, और ये महत्वाकांक्षा कभी कहीं ना कहीं आगे चल करके प्रेसिडेंट पुतिन को भी बहुत नुकसान पहुंचाने वाली है। जेलेंस्की अब नाटो देशों की कठपुतली की तरह काम कर रहे हैं। नाटो देशों का जो लॉन्ग टर्म एजेंडा है वो ये है कि रूस को अब इसी इन्वेजन के बहाने साइड लाइन कर दिया जाए, उसको कॉर्नर कर दिया जाए, उसके ऊपर आर्थिक प्रतिबंधों का ऐसा बोझ डाल दिया जाए कि रूस आने वाले दिनों में इन पश्चिमी देशों के साथ अब नजर मिलाकर के बात ना कर सके, वो आर्थिक रूप से कमजोर कर दिया जाए। इस तरह की योजना है, और उस योजना के अहम मोहरा जेलेंस्की बन चुके हैं, और जेलेंस्की अपनी भूमिका बखूबी निभा रहे हैं। वो नेटो जो चाहता है वही कर रहे हैं। बातचीत की पेशकश जरूर कर रहे हैं, लेकिन बातचीत के लिए उतनी उत्सुकता